नमस्कार। आज हम लोग संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर आधारित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो पिछले जो एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो था वो संविधान की प्रस्तावना पर बेस्ड था, यानी प्रस्तावना में को हमने समझने का प्रयास किया था। अब उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं या पहले वाले एग्जाम में बने हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो खासकर यूपीएससी के जो पेपर हुए उनमें जो क्वेश्चंस बने, एक बार हम उनको डिस्कस करते हैं। आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन समझने की कोशिश करना कि जो प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो पूछे किस तरीके से जाते हैं और किन चीज़ों का उनमें हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो प्रस्तावना से संबंधित जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था या किस देश की प्रस्तावना पर आधारित प्रारूप था। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना तैयार हुई थी उस प्रस्तावना पर किस देश के संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव था। यहां बात ये नहीं हो रही कि हमने वहां से कॉपी किया, लेकिन पहले ऐसा कौन सा देश था जिसने इस तरह की प्रस्तावना को अपनाया था या प्रस्तावना के इस रूप को अपनाया था। ठीक है, तो जो पहला जो विकल्प है वो है अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना, यानी अमेरिकी प्रस्तावना, ब्रिटिश प्रस्तावना। ब्रिटिश संविधान इसमें आएगा ही नहीं क्योंकि वहां संविधान सभा बनी ही नहीं थी। वहां का जो संविधान बना वो संविधान सभा के द्वारा नहीं बना। रूस के संविधान की प्रस्तावना इसमें नहीं है, ये भी आंसर नहीं बनेगा। इसका जो आंसर है वो है अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, यानी यहां आपको याद क्या रखना है कि जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से प्रभावित है। ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस देश के संविधान की प्रस्तावना से प्रभावित है, तो आंसर क्या आएगा, अमेरिका का संविधान। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। आप ध्यान देना क्या सवाल पूछा गया है, असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, यहां आपको रोंग स्टेटमेंट निकालना है या रोंग जो विकल्प है वो निकालना है। ठीक है, पहला विकल्प है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, ये सही है। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करने की जो डेट है वो 26 नवंबर 1949 है। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। संविधान लागू 26 नवंबर 1950 को हुआ, लेकिन उसको संविधान सभा ने अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किस दिन किया था, 26 नवंबर 1949 को। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद जो दूसरा विकल्प है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, हमने पढ़ा भी था, अगर आपको पिछला वीडियो अगर याद है। ठीक है, तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, वो कौन से हैं अभी उसको भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है, नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में पेश किया गया था, बिल्कुल सही बात है। जो उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो 13 दिसंबर 1946 को ही लाया गया था। ठीक है, और इसको 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, इसके बाद केशवानंद भारती मामले में जो 1973 में हुआ था, में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, ये ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, बल्कि इस मामले में तो केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। ठीक है, तो ये जो विकल्प है ये असत्य, और चूंकि असत्य कथन पूछा है इसलिए यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवादी शब्द से अभिप्राय क्या है। ठीक है, इसको समझिए आप, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहली बात, उत्पादन एवं वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण। हमने जो प्रस्तावना पढ़ी थी उसमें एक बात अगर आपको याद हो तो उसमें हमने डिस्कस किया था
कि हमने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। ठीक है, हमने कौन से लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है, और लोकतांत्रिक समाजवाद में ये चीज शामिल नहीं होती। यहां क्या लिखा है, उत्पादन एवं वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण तो किया गया लेकिन सभी साधनों का नहीं किया गया। अगर यहां ये ऑल या सभी शब्द नहीं होता तो ये भी आंसर बन सकता था। ठीक है, लेकिन चूंकि सभी आया है इसलिए ये सही नहीं होगा। सभी संसाधनों का या साधनों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ, तो पहला विकल्प गलत हो गया। गरीब व अमीर के मध्य दूरी को कम करना, ये उद्देश्य हो सकता है, लेकिन ये आंसर तब होगा जब आगे के भी विकल्प आप ट्राई करें। क्योंकि देखिए, जब आप यूपीएससी या एक स्तरीय परीक्षा आप देते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको बेस्ट आंसर निकालना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने पहला देखा और टिक कर दिया, हो सकता है इससे अच्छा आंसर आपको आगे मिल जाए। तो सी विकल्प हम देखते हैं, केवल उत्पादन एवं वितरण के राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक साधनों का राष्ट्रीयकरण करना तथा गरीब और अमीर के मध्य की जो खाई है उसको कम करना। यानी दूसरा जो विकल्प है वो तीसरे में शामिल हो गया है। ठीक है, और क्या लिखा, केवल उत्पादन एवं वितरण के राष्ट्र निर्माण, यानी ऐसे साधन जिनकी राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यकता है उनका हमें राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आंसर बन सकता है। डी क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहन व निजी क्षेत्र का उन्मूलन। सार्वजनिक मतलब सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर, गलत, हमने पहले डिस्कस कर लिया। बी आंसर बनेगा नहीं, सी बनेगा। देखिए अब इसको समझिए, केवल उत्पादन एवं वितरण के राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक साधनों का राष्ट्रीयकरण हमने किया भी सही। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है बैंक्स। ठीक है, बैंक की जरूरत थी हमें तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके अलावा जो बड़ी जो कंपनीज थी जिनकी जरूरत थी उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जिनकी जरूरत थी कि राष्ट्र निर्माण में उनकी आवश्यकता है, तो वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंडर में काम कर रहे थे। जैसे आज भी जो परमाणु ऊर्जा विभाग है या जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। रेलवे से संबंधित क्रियाकलाप है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। तो इसका आंसर आएगा क्या, सी। यानी संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है उसका इन चारों ऑप्शन में जो अभिप्राय है वो है केवल उत्पादन एवं वितरण के राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक साधनों का राष्ट्रीयकरण करना तथा गरीबी और अमीरी के मध्य व्याप्त खाई को कम करना। ओके, नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है संविधान की प्रस्तावना में वर्णित वाक्य। क्या वाक्य, प्रस्तावना में वर्णित वाक्य, हम भारत के लोग के संबंध में क्या असत्य है। हम भारत के लोग के संबंध में असत्य, यानी यहां पर भी आपको रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना कि ये गलत है। ठीक है, पहला, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, यही असत्य है। आपको याद रखना है, संविधान का निर्माण भारत की जनता ने नहीं किया, भारत की जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा ने किया था। ठीक है, तो ये पहला जो विकल्प है ये गलत हो गया, यानी बाकी के जो तीन है वो सही होंगे क्योंकि हमें असत्य पूछा है। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भारत की जनता के प्रतिनिधि थे, राइट, वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधि थे। विशेषकर जो ब्रिटिश प्रांत थे वहां की विधानसभाओं ने संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया था। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है, ये भी सही है क्योंकि जो प्रस्तावना है वो कैसे आरंभ होती है, प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग। ठीक है, अगर प्रस्तावना इन शब्दों से आरंभ हो रही कि हम भारत के लोग, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो भारत के लोगों की सहमति उसमें है। चौथा विकल्प है भारतीय गणतंत्र की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, ये भी सही है क्योंकि वही प्रस्तावना का आरंभ हम भारत के लोगों से हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ जो सर्वोच्च सर्वे सर्वा है वो देश की जनता है। ठीक है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए स्टेटमेंट रॉन्ग है और बाकी के जो तीन स्टेटमेंट या तीन विकल्प है वो सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द, क्या शब्द है, पंथ निरपेक्ष का अर्थ है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष या जो सेक्युलरिज्म या सेक्युलर वर्ड हमारे संविधान की प्रस्तावना में अपनाया गया तो उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है एकेश्वरवाद, नहीं, जब भी आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो एकेश्वरवाद तो आता ही नहीं है। एकेश्वरवाद का मतलब होता है
ईश्वर एक है, ठीक है, लेकिन आप सेकुलरिज्म को अपना रहे हो तो इसका मतलब है कि अलग अलग जो तौर तरीके ईश्वर को मानने के या अलग अलग जो भी लोगों की मान्यता है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये समाज का विषय है, राज्य का नहीं है, इसलिए पंथ निरपेक्षता इससे नहीं जुड़ी हुई है। धर्म का विरोध, एकेश्वरवाद पंथ निरपेक्षता शब्द धर्म का विरोध नहीं करता, ये आप लोगों को याद रखना है, वरन ये तो उल्टा जो सभी जो अलग अलग धर्म या संप्रदाय या अलग अलग तौर तरीके उनको मान्यता प्रदान करता है। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। पंथ निरपेक्षता का यही एक सटीक अर्थ होता है कि राज्य के अंदर या देश के अंदर जितने भी लोग निवास करते हैं उन सभी लोगों को अपने धार्मिक तौर तरीकों, अपने आराध्य की उपासना, अपने धर्म से संबंधित क्रियाकलापों की स्वतंत्रता प्राप्त हो, और ये हमारा संविधान प्रदान करता है, ठीक है। और बहुदेववाद ये नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, ठीक है। यानी जो हमारे जो संविधान निर्माता थे वो क्या सोचते थे, वो किस तरह का भारत चाहते थे, भविष्य का भारत कैसा होगा, हमारी जो शासन प्रणाली है वो शासन प्रणाली किस प्रकार की होगी, लोगों के लिए हमें कौन सी सुविधाएं देनी है, लोगों को कौन से अधिकार देने हैं, वो सारी चीजें जो उनके दिमाग में चल रही थी वो हमें कहां से पता चलती है, तो इसका आंसर है उद्देशिका, ठीक है। अगर हम उद्देशिका को समझे तो उसमें जैसे जैसे राज्य की प्रकृति दी गई है, तो राज्य की प्रकृति में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाया गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाया गया। ये बात सही है कि मूल प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और अन्य जो संविधान के प्रावधान है वो ये बता रहे थे कि दिमाग में पंथ निरपेक्षता थी, दिमाग में समाजवाद भी था, लेकिन हाँ उद्देशिका में उन्होंने शामिल नहीं किया। लेकिन भारत को लोकतंत्र बनाया, उद्देशिका में शामिल है, भारत एक गणराज्य, उद्देशिका में शामिल है। वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना चाहते थे, वो लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, आस्था, उपासना से संबंधित स्वतंत्रता देना चाहते थे, वो सब उनके विचार में चल रहा था, और वो सारी चीजें हमें किससे पता चल जाती है, उद्देशिका। मूल अधिकार एक बड़ा फ्रेम तैयार नहीं करता, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व वो भी कहीं ना कहीं प्रस्तावना से नीचे आएंगे, अगर हमें संविधान की एक कुंजी के रूप में उसको देखना है तो, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, उद्देशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यहां पर आपको वापस कौन सा राइट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है, कि राइट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है संविधान का दार्शनिक आधार पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव है। बिल्कुल सही बात है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे संविधान का जो दर्शन है वो कहीं ना कहीं पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में निहित है। सही बात है, पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया गया था। यह भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है इस प्रस्ताव को 15 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया नहीं, ठीक है। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था, या अलग अलग जो भी इसमें वोटिंग हुई थी वो जो स्वीकार हुआ था वो हुआ था, अभी हमने डिस्कस भी किया था, 22 जनवरी 1947, यानी इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को, ना कि 15 दिसंबर 1946 को। मींस स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। तो इसमें 3 आ रहा है, आंसर नहीं बनेगा, इसमें भी 3 आ रहा है, आंसर नहीं बनेगा, केवल 1 है, और इसमें 1 और 2 दोनों है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी राइट है, सेकेंड स्टेटमेंट भी राइट है, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 प्रस्तावना के महत्व के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। क्या पूछा जा रहा है आपसे, प्रस्तावना का सिग्निफिकेंस पूछा जा रहा है। हमारा जो कीवर्ड है वो ये है, प्रस्तावना का महत्व। पहला, शासन प्रणाली के लोकतंत्रात्मक स्वरूप को प्रकट करती है, ये हमारी प्रस्तावना का महत्व है। हमने डिस्कस भी किया था कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो कहीं ना कहीं शासन प्रणाली का जो लोकतंत्रात्मक जो स्वरूप है वो उसको स्पष्ट करती है। स्टेटमेंट राइट। शासन के लोकहित के लक्ष्य को प्रकट करती है, ठीक है। लोकहित के लक्ष्य क्या है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय।
विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये लोकहित से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक और नैतिक दृष्टि से प्रस्तावना शासनकर्ताओं के दायित्वों का बोध कराती है। ठीक है, हमने डिस्कस भी किया था टॉपिक के अंदर कि प्रस्तावना से हमें ये पता चलता है कि सरकार या शासन की का जो उद्देश्य वो क्या है। तो उद्देश्यों में न्याय की स्थापना करना, स्वतंत्रता प्रदान करना, समानता की स्थापना करना, बंधुता कायम रखना। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक और नैतिक दृष्टि से प्रस्तावना जो शासन करता है उनके दायित्वों का बोध कराती है। जटिल परिस्थितियों में प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को इंगित करती है। ठीक है, जटिल परिस्थितियां यानी जब हम भूल जाएं, या भूलने से मेरा मतलब है कि सरकारें कहीं ना कहीं भटक जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उनको याद दिलाया जा सकता है कि जो शासन है वो क्यों बना हुआ है, सरकार क्यों बनी हुई है, उसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ चारों ही जो स्टेटमेंट है वो राइट है। अब क्या है, उपयुक्त कथनों के संदर्भ में सही कूट का चयन करें। तो चारों स्टेटमेंट राइट है, यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा, 1, 2, 3 व 4। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस रूप को अपनाया गया है। हमने पढ़ा था टॉपिक के अंदर, आपको ये याद रखना है। हमने जो अपनाया है वो लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। लोकतांत्रिक समाजवाद मतलब यानी एक ऐसी व्यवस्था रहेगी जिसमें क्या सार्वजनिक क्षेत्र भी काम करेगा और साथ ही साथ निजी क्षेत्र भी काम करेगा। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। बाकी जो कंसेप्ट है थोड़ा डिटेल में इनको हम नेक्स्ट जो भी इससे संबंधित क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। तो आंसर आएगा सी, लोकतांत्रिक समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है। ठीक है, यह भी हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो पिछला वीडियो आप देखेंगे। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है। सबसे पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब आप जानते हैं, जब नीति निर्माण में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी हो तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे बड़े जटिल मुद्दों पर जनमत संग्रह होता हो, लोगों से उनकी राय जानी जाती हो जनमत संग्रह के माध्यम से, और फिर वो कहीं ना कहीं सरकार पर बाध्यकारी हो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसी अवस्था जिसमें एक बार आपको क्या करना है, चुनाव में अपनी सरकार का चयन कर लेना है कि किस दल या किस प्रकार की विचारधारा की सरकार बनेगी। फिर वो सरकार ही आपके लिए नीति का निर्माण करती है, आपका उसमें कोई योगदान नहीं होता। हाँ, आपका बस इतना योगदान होता है कि अगर सरकारें आपकी जो सोच है, आपने जो सोच कर वोट किया था उन उद्देश्यों को पूरा करती है तो आप दोबारा चुनते, नहीं करती है तो आप सरकार बदल लेते हैं। 5 वर्ष में आपको यही मौका मिलता है, ज्यादा कुछ आप नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, अलग अलग प्रकार से दबाव जरूर बना सकते हैं। दोनों का मिश्रित रूप ये आंसर नहीं है, दोनों में से कोई नहीं, ये भी आंसर नहीं, तो आंसर आएगा बी, यानी भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा को अपनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया। यानी ये 4 विकल्प है, इनमें से आपको निकालना है कि जिस दिन, यानी कब की बात हो रही है, 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन हमारा पूरी जो शासन व्यवस्था थी, हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था कैसी थी। सबसे पहली बात, लोकतांत्रिक गणराज्य हो सकता है, ये था, लेकिन विकल्प और भी है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, पंथ निरपेक्ष नहीं था। आपको याद रखना है, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अपनाया गया। ठीक है, इसका मतलब बी आंसर नहीं आएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, लोकतांत्रिक गणराज्य भी था। ये ज्यादा ब्रॉड विकल्प है इसकी तुलना में, क्योंकि इसमें एक बात है और इसमें 2 चीजें शामिल है, 3 चीजें शामिल है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, तो ये आंसर बन सकता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, समाजवादी नहीं था और पंथ निरपेक्ष भी नहीं था। यानी ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। जो बेस्ट आंसर है वो है सी, यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित वादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया।
शब्द क्या है? भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। तो वो कौन सा वाद था जिसमें ये कार्य किया गया? इसका आंसर है केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, ये जो केशवानंद भारतीवाद है ये 1973 में इसका निर्णय आया था। ठीक है, और इसके निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये अभी तक की सबसे ज्यादा, इसमें 13 जज की एक बेंच थी और उसने फैसला दिया था। जितने भी इंपॉर्टेंट वाद हुए हैं हमारे संविधान में उन सब की भी हम एक अलग से क्लास कंडक्ट करेंगे। लगभग 20 से 25 जो मूल वाद है जिनका संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो, इसके अलावा प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या अन्य मामलों की बात हो, उन सब पर कुछ ना कुछ निर्णय आए हैं। पर इसका आंसर है केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, जिसने ये कहा कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? क्या सवाल पूछा गया कि प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ठीक है, अब प्रस्तावना जो है उसमें कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? ठीक है, सबसे पहली विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और पांचवी कौन सी है? उपासना। ठीक है, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना में हमें मिलती है। अब सबसे पहला इसने पूछा वर्णन नहीं है। विचार की स्वतंत्रता वर्णन है, धर्म की स्वतंत्रता वर्णन है, विश्वास की स्वतंत्रता वर्णन है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं। आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है। जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय बताए गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो आर्थिक स्वतंत्रता ना होकर प्रस्तावना में आर्थिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यही हम लोगों ने डिस्कस किए। ये वो सवाल थे जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। हम जितने भी टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें यही पैटर्न हम अपनाएंगे कि एक सबसे पहले पूरा टॉपिक, उसकी समझ विकसित की जाए और महत्वपूर्ण क्वेश्चन उस पर क्या बन सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से उन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें आप। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।